रीजनिंग का एक टॉपिक आज पहले चलेगा, इसके बाद फिर मैं एमपीजीके का कुछ टॉपिक लेके आऊंगा। तो सबसे जी पहले रीजनिंग के टॉपिक जो हम लोग पढ़ते हैं, तो रीजनिंग के टॉपिक में आज मैं जो बहुत ही पेपर में आता है, खासकर एमपी पुलिस में जब भी आप लगाती होंगी, तो उसके लिए मैं एक जी पीडीएफ शेयर करूंगा आपके सामने, और उनको हम लोग बात करेंगे कि ये लगता कैसे है, कैसे प्रॉब्लम आती है और कैसे इनको सॉल्व हम करेंगे। ठीक है ना। तो उसके लिए एक न्याय निगमन का नाम सुने होंगे, कथन और निष्कर्ष। ये इसलिए मैं इस टॉपिक से शुरू कर रहा हूँ आपका रीजनिंग, क्योंकि एक इजी इजी टॉपिक से कर रहा हूँ और सबसे ज्यादा नंबर आने वाले से कर रहा हूँ। तो मध्य प्रदेश की पुलिस में जो न्याय निगमन के सवाल आ रहे हैं, जैसे कि आप लोग यूट्यूब में देखते होंगे अभी हाल ही में, तो बहुत सारे टॉपिक से न्याय निगमन से सवाल आ रहे हैं, जिसे हम कथन एवं निष्कर्ष कहते हैं। ठीक है। जी तो कथन एवं निष्कर्ष से संबंधित जो क्वेश्चन आ रहे हैं, उसी के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बता देता हूँ कि देखिए, थोड़ा सा अभी 1 मिनट के लिए थोड़ा सा मैं वीडियो को पॉज करूंगा, और आप थोड़ा सा आप तो तैयार है ना। अब हम सबसे पहले जब हम ये पढ़ेंगे, तो सबसे आवाज आ रही है क्यों दीपाली? आवाज आ रही हो तो यस बोलिए। जी ठीक है। सर आप चलिए, तो देखिए अपन आज जो पढ़ने वाले हैं वो कथन एवं निष्कर्ष के बारे में पढ़ेंगे कि कथन निष्कर्ष वाले सवाल को हम कैसे जल्दी से प्रश्न को हल करेंगे। तो पहले मैं आपको इसमें समझा देता हूँ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट करेंगे। ठीक है। तो जी देखते हैं कथन निष्कर्ष में ऐसा होता है, जैसे जैसे कि अभी मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, जैसे सभी सभी कुत्ता सभी कुत्ते बिल्ली हैं। तो ये आप क्वेश्चन देखिए, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो और सभी बिल्ली, एक दूसरा कथन दिया है कि सभी बिल्ली जो है चूहे हैं। तो देखिए, चूहे हैं। तो अभी आप यहाँ पे देखेंगे तो सवाल को, तो अगर इनके आप डायग्राम बनाना बन गया आपसे, अगर इसका आप सही सिस्टम ढंग से अगर आप चित्र बना जी ले सर रहे हैं, जो ब्रेन आरेख बना ले रहे हैं, तो आपका सभी क्वेश्चन सही होने लगता है। तो जैसे मैं इसको बना रहा हूँ, सभी कुत्ते बिल्ली हैं, तो जो सभी होता है बेटा वो अंदर हो जाता है। तो सभी जी कुत्ते, तो हम पहले यहाँ पे कुत्ते लिखेंगे, तो सभी कुत्ते ये हो गए बिल्ली, है ना। सभी कुत्ते क्या हो गए? देखिए बिल्ली हो गए। तो जब ये सभी कुत्ते बिल्ली हो गए, तो यहाँ जितने कुत्ते हैं ना वो सब बिल्ली है, यानी बिल्ली के अंदर जो है ना वो सब भाई बिल्ली है। तो ये एक ऑप्शन बना। दूसरा बोला कि सभी बिल्ली चूहे हैं, यानी बिल्ली भी चूहे के अंदर आएगी, तो ये चूहे जो है इसके ऊपर आ जाएंगे। समझ में आ रहा है ना? आप देखिए, जी तो यहाँ पे ये डायग्राम से ऐसा होता है बेटा कि जैसे मान लीजिए सभी सभी नीचे से ऊपर जाएंगे, जब कोई चीज सभी कुत्ते चूहे, सभी कुत्ते बिल्ली, ऐसे सब क्वेश्चन अगर करें, तो आप ये ध्यान लीजिए, मैं आपको बता दे रहा हूँ, अच्छे से क्लियर कर लो इस बात को कि नीचे से अगर कोई ऊपर बोले, नीचे का संबंध ऊपर से हो, तो उसमें सभी और कुछ ऐसे शब्द, सभी और कुछ दोनों सही माने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, दोनों सही माने जाते हैं। यानी मैं बोलूं सभी कुत्ते बिल्ली चूहे हैं, वो भी सही है, और कुछ कुत्ते चूहे हैं, ये भी सही है। समझे बात जी को? सर ऐसे सवाल। जी तो मतलब नीचे से ऊपर एक ट्रिक है ये, नीचे से ऊपर जाने पर सभी और कुछ दोनों सही माने जाते हैं। ठीक है जी ना। अब यहाँ पे हम देखें, अब ये देखिए ऊपर से नीचे जाने पर, लेकिन अगर ऊपर से नीचे आए, जैसे यहां से लेके कोई संबंध नीचे का पूछे, यानी ऐसे वाला पूछे, तो इसमें केवल कुछ को सही माना जाएगा, सभी को नहीं माना जाएगा, यानी कुछ को सही माना जाएगा। बस जैसे मैं अभी बोलूं कि सभी चूहे बिल्ली है, तो गलत है, क्योंकि कहाँ है सभी चूहे बिल्ली? कहाँ है बताओ? नहीं है ना। कुछ चूहे बिल्ली है, ये सही है, और कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, ये भी सही है। ऊपर से नीचे अगर पूछा जाए तो उसमें कुछ सही माना जाता है, और नीचे से ऊपर पूछा जाए तो सभी और कुछ दोनों सही माना जाता है। ये सवाल हो गए। अब हम आपसे ये वाले क्वेश्चन कर लिए, अब हम आपसे कुछ क्वेश्चन ऐसे करेंगे, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट है बेटा। जैसे और कुछ कैसे बनेगा, मैं अभी केवल यही बता रहा हूं, अभी फिर हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो सब सही हो जाएगा, टेंशन न लेना, बस अभी थोड़ा समझना बस। अब जैसे क्वेश्चन आपसे दिया जाए, इसको फिर लिख लीजिएगा अगर लिख लिए हो तो। जैसे क्वेश्चन जी और है
कि कुछ चूहे बिल्ली है, देखते जाइए। तो इसका डायग्राम कैसे बनेगा बेटा? इसका डायग्राम ऐसे बनेगा, देखिए भैया, कुछ चूहे बिल्ली है, यानी ये जो चूहे है ना, तो चूहे का पूरा भाग नहीं, कुछ भाग, कुछ में से इतना भी आ सकता है, इतना भी आ सकता है, मतलब पूरा नहीं। तो कुछ चूहे क्या है? बिल्ली है, यानी इतना भाग जो दिख रहा है उतना चूहे क्या है? बिल्ली है। तो इस तरह अगर क्वेश्चन पूछे कि कुछ चूहे बिल्ली है, तो इसके लिए इस तरह से हमें करना पड़ता है। समझ में आ रहा है ना? कुछ चूहे बिल्ली है। अगर एक क्वेश्चन और करें कि क्वेश्चन ये करें कुछ चूहे बिल्ली है, लेकिन ये पूछ दे कि कोई चूहा, देखते जाइए, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, कोई चूहा बिल्ली नहीं है, बिल्ली नहीं है। अब ऐसे सवाल देखिए, इसका डायग्राम कैसे बनेगा कि भैया कोई भी चूहा ना, कोई भी चूहा बिल्ली नहीं है, यानी बिल्ली और चूहा सब अलग अलग हो जाएंगे। समझे? इसका डायग्राम क्या करेगा कि कोई चूहा बिल्ली नहीं। तो मतलब ये टाइप के भी क्वेश्चन हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हमें इन क्वेश्चनों के डायग्राम में से हम समझ पा रहे हैं कि वेन आरेख बना लेते हैं, तो 101% बता रहे हैं कि इसका आपको फायदा होगा और बहुत ही ज्यादा फायदा होगा। तो यही चीजों को हम अभी यहाँ पे समझेंगे। अब हम आपको ये सब कॉन्सेप्ट तो मैंने अभी बता दिया आपको। अब मैं आपको पढ़ाने जाऊंगा कुछ देर से आपको जो इसका प्रैक्टिस सेट। देखिए बेटा, एक चीज और समझिए, प्रैक्टिस सेट जानने से पहले दो तीन चीज मध्य प्रदेश पुलिस में पूछा जाता है। एक तो कुछ अपनी सोच के आधार पे प्रश्न रहते हैं, जैसे आपसे अभी देखेंगे हम लोग, प्रश्न कह देगा कि एक क्षेत्र में इतने लोग बीमार हैं और इतने लोगों के लिए एम्बुलेंस है, तो आप क्या सोचेंगे? अगर उस क्षेत्र के अगर आप कलेक्टर हैं या उस क्षेत्र के अगर आप तहसीलदार हैं, तो क्या काम करेंगे, क्या निर्णय लेंगे? ऐसे कथन निष्कर्ष वाले सवाल रहते हैं। लेकिन इनमें हम जहां पे सभी पक्ष को बराबर ना लिया जाए, जहां पे केवल का भाव हो, समझ रहे हो ना, जहां पे बोला जाए ना केवल यही हो सकता है, वहां पे गलत माना जाता है। जहां पे यही बस बोले कि तुम यही कर सकते हो, तो वहां पे गलत माना जाता है। ये बोले कि हो सकता है और हो सकता नहीं हो, मतलब उन दोनों पक्षों को हमें लेके वो चलना चाहिए ऐसी बातों में। तो इसी को मैं लेके आप कॉन्सेप्ट करवाऊंगा और उसी को प्रैक्टिस सेट अभी हम लोग करेंगे। चलिए, रूबी सोनी भी आ गई हैं। रूबी सोनी, अगर मेरी आवाज आ रही है तो करिएगा। दूसरी बात यह है कि आपको वीडियो रिकॉर्ड मिल जाएगा, तो इसको आप फिर देख लीजिएगा। अब हम आज कथन निष्कर्ष के सवाल है उसी से हल करने जा रहे हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना गया है और हर एग्जाम में आता है, हर पाली में पूछा जा रहा है। तो उसी को हम लोग यहाँ पे शेयर करके मैं आपको समझाऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको अभी मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, उस पीडीएफ के माध्यम से अभी देखिएगा आप ये काम, ठीक है? तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन। तो ये हमारा आज का ये क्वेश्चन था और अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है? तो बेटा ये हमारे जो क्वेश्चन था इसको आपने देखा और अच्छा लगा हो। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा आप लोगों के लिए, जो बात करने वाले हैं आज एमपी जीके का कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। तो ये एमपी जीके क्वेश्चन जो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो एमपी जीके जो क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो एमपी जीके अभी आप, तो उसके लिए मैं आपको एक बात और बता दे रहा हूं, स्टडी मटेरियल मैं अपलोड कर दिया हूं, आपके उसमें अपलोड हो चुका है, ठीक है? अब इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा, समझ लीजिएगा। अभी हम लोग थोड़ा सा मैं आपको एक कुछ पीडीएफ और दे रहा हूं जो मध्य प्रदेश जीके का है, चैप्टर नंबर 1। देखिए बेटा, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ये मध्य प्रदेश जीके का है। मध्य प्रदेश जीके जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग एमपी पुलिस की तैयारी कर रहे हो और हर तरह से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बस एक तरह से मैं रीडिंग टाइप करा दूंगा, फिर एमसीक्यू बीच बीच में देता रहूंगा। मेरी वीडियो आप रिकॉर्ड के रूप में प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए अगर आप लोग मेरी क्लास में ज्वाइन कहीं कहीं लेट हो जाता है, तो उसकी क्लास आप उसको वहां से आप देख सकते हैं।
तो मैं सबसे पहले आपको जो बताने जा रहा हूं ये है, देखिए इसमें आप समझिए पहले कि मध्य प्रदेश की सामान्य परिचय में सबसे पहले मध्य प्रदेश को हम कैसे कैसे जानेंगे, भौगोलिक स्थिति के बारे में जानेंगे कि उसकी भूगोल कैसी है, कितने कितने मैदानी क्षेत्र है, कितने पहाड़ी क्षेत्र हैं। फिर उसकी प्रशासनिक स्थिति जानेंगे कि भाई वो कैसे प्रशासनिक स्थिति मतलब न्याय की स्थिति अपनी चलाता है, कैसे भागों में बांट करके आज मध्य प्रदेश हम पढ़ रहे हैं। फिर उसकी राजनीतिक स्थिति जानेंगे, फिर उसकी न्यायिक स्थिति जानेंगे, फिर उसकी आर्थिक स्थिति जानेंगे। इतने सारी चीजें हम लोग अच्छे से जानना है मध्य प्रदेश, तब हम जान पाएंगे। सबसे पहले देखिए मध्य प्रदेश से सवाल अक्षांशीय विस्तार से संबंधित सवाल आ जाते हैं, उससे संबंधित पड़ोसी राज्य कौन कौन है ये आ जाते हैं, जलवायु से संबंधित प्रश्न आ जाते हैं, वर्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं, वन से संबंधित प्रश्न आते हैं, मृदा से संबंधित आते हैं, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु से आते हैं। संभाग से क्षेत्र से संबंध आते हैं, संभाग जिला, जैसे प्रशासनिक स्थिति संभालना हो तो हमें संभाग में बांटा गया है। फिर जिला, संभाग कंट्रोल जिला को कंट्रोल करता है, जिला विकास खंड को कंट्रोल करता है, विकास खंड तहसील को कंट्रोल करता है, और तहसील जो है ग्राम को कंट्रोल करता है। इसी तरह राजनीतिक स्थिति में देखेंगे, लोकसभा सीटें होती हैं, लोकसभा चुनाव होता है, राज्यसभा सीटें होती हैं, राज्यसभा चुनाव होता है, विधानसभा सीटें होती हैं, विधानसभा से चुनाव होता है। फिर न्यायिक स्थिति, जैसे आपको अगर काम हो रहा है हाई कोर्ट जाइए, हाई कोर्ट नहीं तो हाई कोर्ट के खंडपीठ भी बना दिया गया है भीड़ कम करने के लिए। और इसके बाद खनिज और कृषि भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। तो जो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं इसकी परिचय हम यहां से समझेंगे। देखिए मध्य प्रदेश का जो गठन है बेटा, वो सब जानते हैं 1 नवंबर 1956 से हुआ है, क्योंकि इसके पहले मध्य प्रदेश पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में डिवाइड, जो हमने आगे पढ़ेंगे। अब मध्य प्रदेश के कई नामों से जाना जाता है, जैसे आप जानते ही हो सोया प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है मध्य प्रदेश, टाइगर प्रदेश के नाम से जाना जाता है ना। मध्य में स्थित कारण इसको हृदय प्रदेश कहते हैं। नदियां बहुत होने के कारण नदियों को मायका कहा जाता है। पन्ना में हीरा ज्यादा उत्पन्न होने के कारण हीरा प्रदेश कहते हैं। तेंदुपत्ता ज्यादा टूटा जैसे तेंदुपत्ता राज्य कहा जाता है। वनों का राज्य भी इनको कहा जाता है। बुद्धानो और राज्य, तेंदुआ राज्य को भी इनको कहा जाता है, क्योंकि उद्याने ज्यादा हैं और तेंदुआ भी इसमें पाए जाते हैं, इसलिए तेंदुआ का राज्य भी इनको मध्य प्रदेश को कहा जाता है। तो इतने सारे चीजें मध्य प्रदेश के बारे में हम लोग जाने। अगर हम बात करते हैं दोस्तों, तो अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के गठन के बाद हम मध्य प्रदेश के कुछ प्रतीक चिन्ह देखेंगे जो हाल ही में उनको अपनाया गया है, और इनके जो है हम लोग अभी समझेंगे। जैसे बेटा आप जानते हैं हमारे मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष जैसे बरगद है, जो आपको चित्र में दिखाई दे रहा है, और इसको फाइकस बेनेंगेलेसिस कहते हैं, इसका बॉटेनिकल नेम है। कई बार पेपर में पूछा गया, आप चाहें तो लिख सकते हैं, और लिखिए जरूर बेटा, क्योंकि अगर नहीं लिखेंगे तो आपको समझ कुछ नहीं आएगा। रूबी अगर आवाज आ रही है तो आप म्यूट हटाइए, ऑप्शन नीचे म्यूट का हटाया गया है, तो यस और नो बता सकते हैं, नहीं हैंड अप कर सकते हैं, उसमें बहुत सारे चैटिंग का ऑप्शन भी रहता है। जी सर। हाँ, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अब हो गया म्यूट कर लीजिए। बरगद राजकीय वृक्ष की बात हम करें तो बरगद है हमारा मध्य प्रदेश का, जिसको फाइकस बेनेंगेलेसिस कहते हैं। देखिए फाइकस बेनेंगेलेसिस इसका बॉटेनिकल नेम है, जरूर याद कर लीजिए। हमारे राजकीय फल आम है, राजकीय पुष्प सफेद लिली है, जो आपको डायग्राम में थोड़ा बहुत दिख रहा है। इसके बाद राजकीय पशु बोला जाएगा तो बारहसिंगा होता है, ठीक है, ये आप चीजें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इसके बाद कोई राजकीय पक्षी मछली बोले तो महाशीर है, इसको टोर टोर कहते हैं। राजकीय खेल बोला जाए जो 2013 में इसको 2000 में राजकीय मतलब बोला गया है, इसके बाद 2011 में इसे घोषित किया गया था, जो राजकीय मछली को, ये जो मैं टोर टोर की बात कर रहा हूँ। राजकीय नाट माछ है हमारा, और राजकीय खेल मलखम्ब है दोस्तों। और इसके बाद राजकीय पक्षी जो है शाह बुलबुल है, इसको इंडियन पैराडाइज भी कहते हैं, यह भी फ्लाई कैचर के नाम से भी इसको जाना जाता है। मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी और मध्य प्रदेश ये 25वीं वर्षगांठ लगभग 1981 में इसे घोषित किया गया है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि मध्य प्रदेश के राजकीय वृक्ष, पशु, पक्षी ये कब इनको अपने उसमें लाया गया है, तो 1981 में से घोषित किया गया है। अगर राजकीय नृत्य पूछा जाएगा तो राई होता है दोस्तों, जो बुंदेलखंड में ज्यादातर ये गाई जाती है। राजकीय फसल सोयाबीन है, जो सोया स्टेट के नाम से भी हमारे मध्य प्रदेश को जाना जाता है। तो ये हमारे मुख्यतः जो हमारे मध्य प्रदेश द्वारा अपनाए गए जो हैं उनके लिए हम बात किए।
बेटा अगर हम आगे की बात करें तो प्रशासनिक राजधानी, ये कुछ राजधानी मध्य प्रदेश की कुछ ऐसी प्रमुख राजधानी के नाम से जाना जाता है जिनको हमें क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे गए हैं दोस्तों। जैसे कोई पूछे कि हमारी मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी, तो भोपाल पढ़ोगे। संस्कार राजधानी जबलपुर को कहा जाता है। आर्थिक खेल व राजधानी इंदौर को कहा जाता है। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली कहा जाता है। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी कहा जाता है। संगीत राजधानी मैहर कहा जाता है। और मध्य प्रदेश का जो गान है सुक्का दाता सबका साथी, तो ये भी है। इनके रचनाकार श्री महेश श्रीवास्तव हैं, ये कई बार पेपर में पूछा है। इनके संगीतकार रचनाकार महेश श्रीवास्तव, संगीतकार जो है आदेश श्रीवास्तव, और गाया था शांतनु मुखर्जी, इसको शान बोलते हैं। तो बेटा ये पेपर में पूछा गया है कि सुक्का दाता सबका साथी के रचनाकार, संगीतकार और गीतकार कौन है। तो अगर आप कॉपी रखे हुए हैं तो उसको आप जरूर लिखिए, इसी से आपका काम बनेगा बेटा। आगे की हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश के राजकीय चिन्ह के बारे में थोड़ा हम समझेंगे। सबसे पहले राजकीय चिन्ह के बारे में अगर मध्य प्रदेश के देखें तो देख पा रहे हैं चिन्ह में सबसे बाहर 24 स्तूप अंकित है, जैसा आप जानते हो। ये आपके इसमें दिख रहा है, इसके अंदर में जो बाहर बाहर ऐसे 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 दिख रहे हैं ना ये यहाँ पे, तो ये स्तूप कहलाते हैं। तो मध्य प्रदेश में ये 24 स्तूप जो है, 24 स्तूप अंकित किए गए हैं, ठीक है ना। दूसरी बात, इसके बाद एक वृत्त है, इसमें जो है एक वृत्त बना हुआ है जैसे आप देख पा रहे होंगे, और ये वृत्त तरक्की और विकास की संभावना को प्रतीक होता है। तो कई बार पेपर में पूछा गया कि जो वृत्त है इसके, तो ये क्या बताता है, तो तरक्की और विकास की संभावना का प्रतीक को ये बताता है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते उत्कीर्ण है। साथ ही राज्य के प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, धान की बालियां भी अंकित है। केंद्रीय वृत्त में अशोक स्तंभ की सिंह आकृति है और राज वृक्ष बरगद को दर्शाया गया है। तो देखिए इसमें जो नीचे देख रहे हो केंद्र में जो दिखाई दे रहा होगा आपको, तो इसमें जो है मैं आपको बता दूं, तो इसमें जो आपको दिखाई दे रहा है, इसमें जो तो ये अशोक स्तंभ जो दिखाई दे रहा है, अशोक स्तंभ की सिंह आकृति और राज्य वृक्ष बरगद इसमें दिखाई दे रहा है। कई बार पेपर में पूछा गया है दोस्तों, इसको अच्छे से समझिए और बहुत अच्छी बात है इसको अगर आप समझ पाएंगे तो। इसके बाद हम आगे इधर बढ़े तो देख पा रहे हो मध्य प्रदेश में जो चुनाव, उपचुनाव 2020 का कुछ दिया गया था, जो कि हमें जानने की जरूरत नहीं है क्योंकि पेपर में पूछेगा, हो सकता है करंट अफेयर में पूछ ना दे कहीं। तो देखिए मध्य प्रदेश 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव 3 नवंबर 2020 में संपन्न हुआ था, जिसमें 10 नवंबर 2020 को परिणाम घोषित किए गए थे। भारतीय जनता पार्टी 19 सीट और इंडियन नेशनल कांग्रेस 9 सीट प्राप्त की थी। तो ये उपचुनाव जो 2020 में हुआ था उसकी बात बता दिया। तो ये हमारे लिए ज्यादा आईएमपी नहीं है, लेकिन कहीं करंट अफेयर में पूछा ना जाए इसलिए थोड़ा सा जाने रहिए। देखिए बेटा अब हम पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश की कुछ भौगोलिक स्थिति। तो देखिए मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों, तो मध्य प्रदेश की जो भौगोलिक स्थिति हम लोग पढ़ेंगे वो अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश को भू अवस्थित राज्य क्यों कहा गया है। तो भू अवस्थित का मतलब है चारों तरफ कोई भी सागर नहीं है, वो कभी सभी जगह से जमीन से ही घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश पूरी तरह से जमीन से घिरा हुआ है, उसकी चारों तरफ कोई भी सागर और महासागर नहीं है। दूसरी बात, 1 नवंबर 2000 में छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से पहले तक मध्य प्रदेश को देश के सबसे, ठीक है क्या बोला गया है, मध्य प्रदेश को देश के सबसे बड़े राज्य होने का गौरव प्राप्त हुआ है। क्योंकि 1 नवंबर 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग नहीं हुआ था तब यह स्थिति था। अब इसकी अक्षांशीय स्थिति अगर हम बात करेंगे तो देखिए एक अक्षांशीय स्थिति मतलब ये अक्षांश रेखा कहलाती है और ये आपकी दिशांतर रेखा कहलाती है। तो इसकी अक्षांशीय स्थिति देखेंगे तो 21 डिग्री 6 मिनट से शुरू होता है, तो 26 डिग्री और 36 मिनट तक चालू होता है, यानी लास्ट 21 डिग्री उधर 26 मिनट। देशांतर में 74 डिग्री से यहाँ शुरू होता है, तो 82 डिग्री 48 मिनट तक इधर चालू होता है। तो ये इसके मध्य प्रदेश की अक्षांशीय स्थिति एवं इसके बारे में बात हो रही है। दूसरी बात अगर हम बात करें दोस्तों, तो आप देख पा रहे हो इसमें अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश
कि जो उत्तर से दक्षिण की अगर हम बात करें, उत्तर से दक्षिण मतलब ये, इसकी अगर लंबाई करें तो 605 किलोमीटर है दोस्तों। अब अगर हम बात करें पूर्व से पश्चिम, तो ये जो आपको दिख रहा है ये 870 किलोमीटर है दोस्तों। तो कभी कभी पेपर में ये पूछा गया कि पूर्व से पश्चिम का विस्तार 870 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम की ओर विस्तार जो है इसका ये 605 किलोमीटर है। इनके मानक जो रेखा है सिंगरौली जिले से गुजरती है, और जो सिंगरौली जिला सीधी से कट करके बनी हुई है। पश्चिम से पूर्व में मध्य प्रदेश लगभग 32 मिनट का समय अंतराल होता है। इसका मतलब ये है कि 74 डिग्री और उधर 82 डिग्री, तो 74 और 82 के बीच में अगर दिमाग लगाएं तो लगभग लगभग 8 डिग्री का अंतर मान लो आता है समथिंग। तो 8 और 1 डिग्री पार करने में पृथ्वी को कितना समय लगता है? 4, तो 8 × 32, 32 मिनट जो है मिनट का अंतराल होता है। यानी पूर्व में 32 मिनट पहले सूर्योदय हो जाएगा और पश्चिम में 32 मिनट बाद होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करते हैं कुछ सीमावर्ती प्रदेश। बस इतनी बात करने के बाद आपकी क्लास आज इतना ही करेंगे। कल की क्लास फिर हम कल फिर देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे तो देश के मध्य भाग में स्थित मध्य प्रदेश उत्तर पश्चिम में राजस्थान घिरा हुआ है और उत्तर पूर्व से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश पूर्व से छत्तीसगढ़, पूर्व से और उत्तर उत्तर में उत्तर प्रदेश है, दक्षिण में महाराष्ट्र है और पश्चिम में गुजरात है। मध्य प्रदेश की दक्षिण सीमा ताप्ती तथा उत्तरी सीमा चंबल नदी निर्धारित करता है। यानी इसकी दक्षिण सीमा जो है ताप्ती नदी और उत्तर सीमा जो है चंबल नदी करती है। इनकी जलवायु देखा जाए तो जलवायु जब देख रहे हैं मध्य प्रदेश उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। मालवा के पठार में आदर्श जलवायु पाई जाती है। मध्य भारत के पठार में विषम जलवायु पाई जाती है। तो यहां तक के क्वेश्चन आज हो गए आपके। जब भी हम कल बात करेंगे दोस्तों, यहाँ पे देख लीजिए जो मैं बात किया था, मैप नहीं समझ सकते हैं आप, तब इसके बाद हम आपका देखिए उत्तर में जब हम बात करते हैं तो उत्तर में उत्तरी जिला मुरैना है, दक्षिण जिला बुरहानपुर कहलाता है, पूर्वी जिला सिंगरौली और पश्चिमी जिला अलीराजपुर कहलाता है। तो ये याद कर लीजिए, बाकी आपका बहुत अच्छा परफॉर्म रहेगा। आगे क्वेश्चन हम और मॉडिफाइड करते रहेंगे और ऐसी तरह से आप जुड़े रहिए और बने रहिए। बस आज की क्लास यहीं से है, बाकी अब हम इसके लिए से समाप्त करते हैं। ठीक है, तो कैसे रहा क्लास इसके लिए आप जरूर कमेंट बॉक्स में